नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है जम्मू आनंद। जम्मू भाई जो है आप जानते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट है रेहड़ी पटरी वालों का जो राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हॉकर फेडरेशन के। और हमारे साथ वो बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हॉकर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो कौन लोग? वही इस देश के आम लोग हैं जो गांधी जी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे। कह रहे थे कि सत्ता जब कोई निर्णय ले तो आखिरी आदमी के बारे में सोचे। वो आखिरी आदमी कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनके पास अपनी खड़ा होने की जगह नहीं इस देश में, आजादी के इतने साल बाद भी। और जम्मू भाई जो है जब कहीं खड़ा होते हैं तो वो किसी बैकग्राउंड में जो है वो सड़क होती है, कुछ टूटी हुई जगह होती है, कुछ आम लोग गुजर रहे होते हैं। अभी जम्मू भाई कहीं वहीं खड़े हैं। और जम्मू भाई, आप वहां हाँ खड़ा भाई। होकर के आज क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? धनंजय भाई, आज मैं एक ऐसे जगह से खड़े होके आपके साथ बातचीत करना चाह रहा था या कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब बारिश होती है नागपुर में तो नागपुर शहर एक तालाब में तब्दील हो जाता है, और ये सिलसिला लगभग पिछले 5-6 वर्षों से लगातार हो रहा है। तो खैर उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा। इस वक्त मैं लेकिन जहाँ खड़ा हूँ। जम्मू भाई मैं टोकूं, आपके नागपुर शहर में बहुत महत्वपूर्ण शहर है महाराष्ट्र का। आपके हाँ, नागपुर शहर में आरएसएस का जो है हेडक्वार्टर है। आपके नागपुर में जो है वो मुख्यमंत्री जो है आपके नागपुर के हैं। जो रोड परिवहन मंत्री जो है वो नितिन गडकरी जी आपके नागपुर के हैं। फिर तालाब क्यों बन रहा है? उसको तो गंगा बन जाना चाहिए। तो उसी पे हम आएंगे। पहले तो मैं परिचय कर दूं जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये कहते हैं नरेंद्र नगर पुलिया, जहाँ पीछे में आपको दिख रहा है, अब दिख रहा होगा भोगदा। जी। और ये बड़ा मशहूर ऐसा नरेंद्र नगर पुलिया बोलते हैं। और इस पुलिये ने खास करके इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इसकी एक प्रकार से बाजा बजाना जिसको बोलते हैं, बाजा बजा के रखा है। और परीक्षा इतनी ले रहा है कि अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर यहाँ की जो समस्या है वो दूर नहीं कर पा रहे। और फिर नागपुर तो नागपुर है, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं देवेंद्र फडणवीस, जहाँ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं। अब उस शहर के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आज चर्चा आपसे करूंगा। ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा पंप हाउस, पंप, बहुत बड़े पंप, वहां से पानी अगर यहाँ जमा हो जाए तो उसे बाजू में जो नाला है, इस नाले में फेंकने के लिए बड़े बड़े पंप लगा रहे हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है बड़े बड़े पंप। मतलब पहले तो ऐसा इंतजाम करो कि पानी जमा हो जाए, और फिर बाद में नागरिकों की दिक्कत हो जाए, क्योंकि फिर वो 6 फीट पानी भर जाता है, दोनों तरफ नागरिक खड़े हो जाते हैं। फिर वो पानी को नाले में ले जाने के लिए करोड़ों रुपए के पंप लगवा दो। और एक अनोखा तमाशा जो है, ये देखिए, ये है तमाशा, अनोखा तमाशा। तो मैंने सोचा कि आज दिक्कत ये हो गई कि आज सुबह से धूप है, उस वजह से वो तो तालाब है, वो तालाब 3 दिन पहले था लेकिन आज नहीं है। तो मैं नरेंद्र नगर पुल, ऊपर से रेलवे जाती है, ऊपर से नीचे में पुल बना दिया गया है, भोगदा हल्का सा। और ये समझकर कि इससे यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी। अब तक करोड़ों रुपए इस समस्या के इलाज में लग गए। समस्याएं बढ़ते जा रही है, लागत बढ़ते जा रही है, और राजनेताओं को शर्म नहीं आ रही है।
तो ये बताइए कि जो जंतर मंतर पर हुआ, अभी जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 2 विधानसभा सीट तो बीजेपी हार गई और बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण सीट जो हार गई, वो बिहार के पटना की बांकीपुर सीट हार गई। वो सीट वो है जो लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही। लंबे समय से, जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, जब सत्ता में लालू यादव थे, तब भी वो बीजेपी की सीट थी और वो सीट अब छिन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, उस सीट के विधायक जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए बीजेपी के, नितिन नवीन। नितिन नवीन जी के पिताजी पहले वहां से जीता करते थे चुनाव। नितिन नवीन जी के पिताजी की जब डेथ हो गई, असामयिक निधन हो गया, उसके बाद इनको बनाया गया, विधायक के लिए लड़ाया गया और तब से लगातार जीतते आ रहे। 40,000 50,000 ऐसे वोटों से जीतते रहे। लेकिन अब इस बार वहां से हार गया उनका उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार नवीन कुमार, नीरज कुमार सिन्हा उनका नाम। फिर दतिया विधानसभा सीट मध्य प्रदेश है, वहां से भी, हालांकि वो सीट जो है कांग्रेस की वजह से ही, कांग्रेस की सीट थी, वो कांग्रेस जीती थी। पिछली बार नरोत्तम मिश्रा जी को हराया था, जो शिवराज सिंह पाटिल जी के समय, पिछले जब सरकार थी उनकी, तो वो गृह मंत्री हुआ करते थे। तो दतिया की सीट हार गई बीजेपी। मांजलपुर की सीट जो गुजरात की है वो जीती। तो ये कहा जा रहा है कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जो लड़कियों के खिलाफ जो पूरा आंदोलन चला रखा है बीजेपी वालों ने, अभियान चला रखा, और नरेंद्र मोदी जो है अब गटर मीडिया पे आने के बजाय या दूरदर्शन से संबोधन देने के बजाय इंस्टाग्राम पर मोबाइल से संबोधन दे, इस लेवल पे आ गए। क्योंकि उनको किसी ने कहा कि इंस्टाग्राम ही जो है वो यूथ के बीच बड़ा लोकप्रिय है, और खासकर किसने क्या कहा, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी अभिजीत दीपके ने, तो उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर वही है। लेकिन अब हुआ ये कि सबसे ज्यादा गालियां वहीं पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को और लोगों को। क्या इसका असर नागपुर के इलाके में दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये एक आपने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं ये पेपर लीक और फिर जंतर मंतर का जो पूरा विद्यार्थियों का ऐतिहासिक आंदोलन और सत्ता का बर्बरतापूर्ण व्यवहार, असंवेदनशील व्यवहार, और जिसके चलते एक मंत्री देवेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी, सॉरी, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। और हम भूले नहीं, जब ये आंदोलन चल रहा था तो देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और भारतीय राजनीति में इस वक्त एक वरिष्ठतम या वरिष्ठ राजनेता के रूप में राजनाथ सिंह को देखा जाता है। और कई बार ये महसूस किया जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर कोऑर्डिनेशन वगैरह में राजनाथ सिंह की भूमिका बड़ी अहम रहती है। लेकिन सत्ता का अहंकार किसको बोलते हैं, ये राजनाथ सिंह ने उस दिन बताए। ऐन आंदोलन के बीच में राजनाथ सिंह ने कहा, इस्तीफे यूपीए के जमाने में होते हैं, एनडीए के जमाने में इस्तीफे नहीं होते हैं। और उसके 4 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। और अब तो मंजर धर्मेंद्र प्रधान तो छुड़ गए पीछे। अब तो असली नकेल सत्ता जो 2 लोग चला रहे हैं, उसमें से एक अहम किरदार अमित शाह, वहां जाके जो है सुई जो है टिक गई। और लोग अब मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की बर्बरतापूर्ण छात्रों के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये कायराना हमला कोई और नहीं, गृह मंत्री के ही आदेश और इशारे पे हुआ है, इसलिए वो इस्तीफा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने खास करके पेपर लीक के मुद्दे को लेकर और छात्रों से जुड़ने का
जो एक उन्होंने कार्यक्रम बनाया, और उसके बाद कोई माने या ना माने, जंतर मंतर आंदोलन की सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी का है, क्योंकि उन्होंने बिना एनएसयूआई का बैनर लगाए जितनी रसद उस आंदोलन में झोंकी जा सकती है उन्होंने झोंका, और बाद में जब ऐसा लगने लगा कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेने से बचना चाह रही है, तब वो कूदे मैदान में, और प्रधानमंत्री के घर के सामने में जो उन्होंने धरना दिया और पुलिस ने जिस तरीके से उनको घसीटते हुए लेके गई, और अमित शाह इस्तीफा दो, अब ये केंद्र में बन गया। मैं ये कहना चाहता हूं, और थोड़ी बहुत राजनीति जो मैं समझता हूं, ये इस देश के अंदर टर्निंग पॉइंट, मैं ये मान के चलता हूं कि इस देश के छात्रों और नौजवानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण हमला और दमन हुआ, यही मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह और आरएसएस बीजेपी की सत्ता, भविष्य की सत्ता छीनी जाने का, जिसको कहते हैं ना, वो लिख दिया गया कि अब जो है दिन भर गए हैं और देश की राजनीति अब बीजेपी के खिलाफ, मोदी और अमित शाह के विरोध में उस ओर निकल गई है। और उसका प्रमाण यह है कि जिस प्रकार के कार्टून और मेम अब मोदी के बेधड़क बन रहे हैं, जिस तरीके के कार्टून अमित शाह को लेके बन रहे हैं, सोशल मीडिया में बेधड़क बेहिचक लोग पोस्ट कर रहे हैं और हंसी के पात्र बन रहे हैं, इसकी कल्पना हम लोगों ने आज से 3 महीने पहले नहीं की थी। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मझधार में फंस गई है। अब जंतर मंतर में रोज प्रदर्शन चल रहे हैं, सीजीपी तो भूल गए लोग, कांग्रेस जनता पार्टी अब भूल गए लोग। अब जो 3 दिन से चल रहा है, ये तो कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है, ये शुद्ध कांग्रेस, और कांग्रेस एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को अब कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से हजारों का हुजूम आज लड़ने को तैयार हुआ है, बहुत खूबसूरती की बात यह है कि देश का नौजवान डंडे खाने के लिए सड़क पे उतरने को आज तैयार है और ललकार रहा है। और सरकार की दिक्कत ये हो गई कि अब डंडे मारे तो गड़बड़, डंडे नहीं मारे और अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिए तो गड़बड़। और उसी का परिणाम ये है कि मोदी तो संसद वैसे भी पहले बैठते नहीं थे, लेकिन सरकार के नाम पर, मोदी के प्रतिनिधि के नाम पर अमित शाह एक अनुशासित मंत्री के तौर पर वो सदन में बैठा करते थे। लेकिन मंजर ये है कि पिछले 1 हफ्ता मोटा भाई और छोटा भाई दोनों संसद में, यानी संसद के अंदर है लेकिन चेंबरों में बैठे हैं, सदन में आ नहीं रहे हैं। यानी लोकशाही का ये मजाक कि संसद चालू है, आप देश में हो, आप पार्लियामेंट के कैंपस में हो और संसद जहां चालू है उस कमरे में आप जाने से कतरा रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब दीवारों में लिखा जाने लगा है, ए मोदी, ये अमित शाह, अब तुम्हारे जाने का समय या वो रास्ता अब बन रहा है। और ये बनते चले जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से समाज के अंदर गुस्सा है, समाज के अंदर जिस प्रकार के हालात है, आम आदमी परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, पेट्रोल देखिए 12 ही साल हुए, कैसा समय आ गया। मतलब उधर नीट संभला नहीं, मंत्री गया, अब राम मंदिर की चोरी सामने आ गई
और उसके ऊपर जो बवाल चल रहा है, और मैं आपको बताता हूं इस पे भी विकेट गिरेगी। अगर इस पे विकेट नहीं भी गिरी तो देश के अंदर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी नंगी हो जाएगी कि इन्होंने राम को भी छोड़ा नहीं था, गंगा जल को भी नहीं छोड़ा था, ईंटें भी नहीं छोड़ी थी और मंदिर को भी नहीं छोड़ा, और अब दान पेटी में पैसा आ रहा है उसको उड़ा रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं। तो समझ लो क्या देश की परिस्थिति बन रही है। और जैसे ही ये थमेगा फिर उछलेगा N20 N20, ये अभी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की उल्टी गिनती लिख दी गई है दीवारों पे, और ये इसका श्रेय इस देश के छात्र और नौजवानों को जाता है। जी, E20 की आप बात कर रहे हैं, तो E20 जो है वो एक मैं देख रहा था कि ट्रक के बगल में एक लड़का जो है, ट्रक ड्राइवर ही होगा, पूरी टंकी उड़ेल दी नीचे जमीन पे, बोला बताओ इसमें कहाँ तेल है। खैर E20, लेकिन एक बात जो और पीछे छूट गई थी, मैं वापस लेके आता हूँ। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, उसमें कुछ जगह कुछ चैनलों पे मैंने देखा, मतलब गटर मीडिया पे नहीं, जो यूट्यूब चैनल हैं और कई हैं जो उसमें कुछ नामचीन लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को फंड करने का काम नितिन गडकरी ने भी किया, और नितिन गडकरी अब मोदी जी के, अमित शाह जी के निशाने पर है। आपको कुछ वहां पता है, ऐसा है क्या, नितिन गडकरी ने ऐसा किया है? देखो, नितिन गडकरी इस मामले में एक छोटा, मैं मतलब बहुत बड़ी बात उनको बहुत बड़ा तवज्जो नहीं देना चाहता। अब ये सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने का एक नियोजित तरीके से, पहले उसने क्या कहा, इसमें सब क्रिमिनल्स घुस गए। उसके बाद क्या कहा कि क्या गालियां देते हैं लड़कियां, गालियां। मैं तो जब ये सब देखता हूं, मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाला है कि ठेका गालियों का लड़कों ने ले लिया। अच्छा, और जब लड़कियों ने गालियां दे दी सार्वजनिक रूप से, तो 100 साल के संस्कार के ठेकेदारों की जमीन के नीचे की पैर के नीचे की जमीन फिसल गई। संस्कार संस्कार कहते हुए, अबे संस्कार अनुसार कुछ नहीं होते। जब समय आता है ना, और तब जो भाषा निकलती है दिल से, उसके तुम हकदार होते हो। लड़कियों ने अगर जो गाली दी है ना, ये गाली नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी वो अपने साहित्यिक भाषा में प्रतिक्रिया दे रही थी। किसी के लिए वो गाली थी, किसी के लिए वो गुस्सा था, किसी के लिए वो एक स्वाभाविक बात थी। तो उसके बाद अब जो है फंडिंग की बात शुरू हो रही है। अरे भाई, अगर विदेश से फंड आ रहा है तो अमित शाह जिम्मेदार है इसका मतलब, क्योंकि विदेश का फंडिंग FCRA ये किसके अख्तियार में आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अख्तियार में आता है। तो फिर बोलना तो ये चाहिए फिर कि क्या इस आंदोलन को अमित शाह ने मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विदेश से पैसा आने दिया? तो इसलिए दो बातें इसमें हो रही है कि एक तो विदेश से पैसा आया, और दूसरा अब गडकरी को बड़ा बनाने का एक चक्कर है। कहीं तो भी एक श्रेय जो है गडकरी के माथे मारने का और गडकरी को हीरो बनाने का एक चक्कर है। मैं नागपुर का बंदा हूं। गडकरी की ताकत क्या है और गडकरी की कमजोरी क्या है? गडकरी बड़ा प्लेयर है नहीं, राजनीति का गडकरी प्लेयर नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अरे भाई, ये तो ऐसा है, मंत्री बन गए और एक ऐसा मंत्रालय ले लिए जिस मंत्रालय का गठजोड़ होता है बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां, सीमेंट के, लोहे के, और उस सड़कों के ऊपर चलने वाली गाड़ियों के मालिकों के, यानी ये एक ऐसा बड़ा गठजोड़ है। और ये ऐसा काम है जहां पर बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है, कमीशन की बात सीधी सीधी होती है। ऐसा मंत्री
जो है उसने इस्तेमाल बकायदा किया है और अपना औरा जिसको कहते हैं उस औरा को उन्होंने इस तरीके से खड़ा करने में सफल हुए, क्योंकि ये सब दिखता है, पुलिये दिखते हैं। तो किस तरीके से पिछले साल भर के पुलिये और फ्लाईओवर कहीं धंस रहे हैं, तो कहीं बह रहे हैं, तो कहीं टूट रहे हैं, ये भी नजारा। 16 दिन पहले उद्घाटन, 17वें दिन कोलैप्स, 13 दिन पहले हुआ, 14वां दिन कोलैप्स। तो ये नितिन गडकरी बड़ा प्लेयर नहीं है, राजनीति का बड़ा प्लेयर नहीं है। इसके लिए मैं नहीं मानता कोई हाथ नितिन गडकरी का उसमें है, हो नहीं सकता। ये जानबूझकर नितिन के समर्थक जो है उसका थोड़ा सा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक हवा बनाने का जो है कि हमारा आदमी कहीं पीछे नहीं है, हमारा भी आदमी जो है वो था एक बड़ा खिलाड़ी। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि उन नौजवानों को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक स्टोरी प्लांट की जा रही है। जी, एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लग रहा है कि जो आंदोलन हुआ, जो एक जनविरोध खड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, कि ढेर सारे मुद्दे, आपने उन मुद्दों की चर्चा भी की, संसद में नहीं आ रहे हैं, संसद फेस नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसको ये कहें, क्या आपको लगता है कि उसका असर महाराष्ट्र में, चूंकि अभिजीत दीपके जो है वो इसी प्रदेश के हैं, वो दलित भी हैं, बाबा साहब की तस्वीर को भी हमेशा लिए रखा उन्होंने, उसके अलावा जो वहाँ नारे लगे, तो नारे लगे जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। तो जय भीम के नारे जो है इतने बड़े आंदोलन में हर जगह लगे, क्या चूंकि वहाँ जो नागपुर जो आपका शहर है वो जय श्री राम वाला भी है, क्योंकि आरएसएस वही है, और दीक्षा भूमि भी है वहीं, बाबा साहेब की दीक्षा भूमि भी वही है, कांग्रेस का भी मजबूत गढ़ रहा है वो इलाका, विदर्भ का इलाका। तो तीनों पार्टियां जो है, अब क्या लग रहा है कि पूरे आंदोलन से, पूरा जो घटनाक्रम हुआ, वो लाठीचार्ज हुआ, राम जी की चोरी हुई मंदिर में, तमाम चीजों लेकर के, क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति परेशानीदायक है बीजेपी के लिए? क्या मदद, ये जो फडणवीस है उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होने वाली? देखिए, इस वक्त सरकार के खिलाफ का जो गुस्सा है वो देशव्यापी है, और इसीलिए ये जब तूफान की तरह आगे बढ़ेगा तो उसकी चपेट में महाराष्ट्र भी आएगा, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में विपक्ष जो है उसका उपस्थिति है, चाहे कांग्रेस हो, उबाटा हो, शिवसेना उबाटा हो, या फिर शरद पवार की पार्टी हो, इनका जमीन पे आज भी उपस्थिति है। तो बदलते हुए परिस्थिति को अपने अनुकूल में तब्दील लाने के लिए जो पार्टी का जमीन पे होना होता है वो है, और इसीलिए देर नहीं लगेगी महाराष्ट्र में राजनीतिक हवा को बदल देने में, और इसीलिए चिंता जो है वो बढ़ना एकदम स्वाभाविक है। अब रहा सवाल नागपुर में, आपने देखा होगा ये अप्रत्याशित था कि नागपुर में जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में पहले दिन से बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान इकट्ठा होने लगे थे। नागपुर में भी लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन आखिरी दिन तक नागपुर में डटे रहे, और आरएसएस के गढ़ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी आरएसएस की सरकार के खिलाफ नागपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन होते रहना, ये इस बात का संकेत था कि जो अंडर करंट है उसमें एक फैक्टर दिपके है। क्यों? क्योंकि पहली बार खास करके अंबेडकरी समाज को ऐसा लगा कि हमारा बेटा दिल्ली में एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है जो आंदोलन फांसीवादी ताकत को चुनौती दे रही है। वो एक अंडर करंट बहुत जबरदस्त है महाराष्ट्र के अंदर, और इसलिए आप देखते होंगे पिछले 5-6 दिनों में जब पत्रकार
दास से मिलता है या अभिजीत से मिलता है, तो उनकी प्रतिक्रिया जो है, सौरभ दास, दोनों की प्रतिक्रियाएं बहुत अलग आ रही है। अभिजीत दिपके साफ शब्दों में कह रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतने स्पष्ट भूमिका सौरभ दास और राका लेते हुए दिखते नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को ये लगता है कि जंतर मंतर में जो आंदोलन सफल हुआ है, इस आंदोलन के पीछे की जो ताकत है, वो ताकत बुनियादी तौर पर इस देश का पिछड़ा, इस देश का गरीब, ये समाज है। और इसीलिए जय 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 भीम इस नारे ने आंदोलन को तोड़ा नहीं, उलट इस आंदोलन के इस नारे के इर्द गिर्द आंदोलन बढ़ता चला गया। और पहली बार मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मैं खुद छात्र आंदोलन से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं। वामपंथी छात्र संगठन, चाहे ऐसा हो, चाहे आईएसएफ हो, चाहे एसएफआई हो, इनके कार्यकर्ताओं ने पहले दिन से उस आंदोलन को एक नैतिक और राजनीतिक समर्थन मैदान में कूदकर लाठियां खाकर दी है, जिससे एबीवीपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और इसके लिए पिछले 4 दिनों में जो कुछ विश्लेषण आए हैं, विश्लेषणकर्ताओं से भी वामपंथी छात्र संगठनों की वहां की उपस्थिति को वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। और पिछले 25-30 सालों में शायद ये पहली बार है कि कहीं ना कहीं विश्लेषण के में वामपंथी छात्र संगठनों को कोट करना पड़ा, अलग से कॉलम लिखना पड़ा। इसलिए ये समीकरण, ये रसायन, जय 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 भीम और लालम लाल लाली लाल लाल सलाम, ये इसका जो है रसायन बनने जा रहा है। ये बात सही है कि राजनीति में इसको ताकत देने का काम अंततोगत्वा राहुल गांधी को ही करना है, जो मैं समझता हूं कि वो कर रहे हैं। जी, और नेहा बोरा का तो बड़ा योगदान माना जाता है। वो आमरण अनशन पे बैठी रही, पटना गई दौड़ करके अपने लोगों को छुड़वाने के लिए, बाकायदा कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम पटना में भी जंतर मंतर जैसी स्थिति क्रिएट कर देंगे। बहरहाल जम्मू में और एक लाइन में कर दूं, इस आंदोलन की 3 उपलब्धियां हैं। एक, समाज के अंदर जो भय का वातावरण था, डर का वातावरण था, अमित शाह मोदी को लेकर, वो पूरा डर खत्म हो गया। अरे एक खुली फिजा है, खुली सांस है। दूसरा, इस आंदोलन ने 2 गिफ्ट, जिसको बोलते हैं, गिफ्ट को हिंदी शब्द आप जल्दी बता देंगे। एक इरफान के रूप में, मेहनत कशों का प्रतिनिधि के रूप में वो गिफ्ट है इस देश को, इस देश के मेहनत कशों को उपहार। इस आंदोलन ने इरफान के नाम पर एक उपहार दिया है। और दूसरा उपहार वो गाना है, पुलिस वाले बाबू मुझे डंडा लगा दो। ये गाना जिस अंदाज से बना है, आज हर नौजवान इसको गुनगुना रहा है। 2 उपहार इस आंदोलन ने दिया और समाज के अंदर से डर निकाल दिया। और तानाशाह का जब डर निकल जाता है तो सड़क के ऊपर आम आदमी आने के लिए समय नहीं लगा। जी बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई। और आप तमाम साथी जो हमें देख रहे थे, आपका भी आभार। और जम्मू भाई आपका विशेष आभार, आप एकदम जो है हमारे प्रोग्राम को बंद कमरों से निकाल करके सड़क पर ले आते हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम का नाम ही रखा है आदमी सड़क का, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल।